वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पे सिकुड़ती है। यानी जैसे ही धरातल पे वायु गर्म होगी तो क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी, और जैसे ही ऊपर की ओर जाएगी तो तापमान में गिरावट होगी तो वायु क्या करेगी, सिकुड़ेगी। इसे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। यानी जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ वायु दाब कम होगा, और जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ वायु दाब उच्च होगा। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलेगी। यानी कहने का मतलब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर क्या होएगी, वायु चलेगी। क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि पवन किसे कहते हैं। क्षैतिज गतिमान वायु को ही पवन कहेंगे। किस प्रकार से, क्षैतिज रूप से। इस डायग्राम में देखो, ये जितने भी इसमें आपको ट्रीज दिखाई दे रखे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रखे हैं, ये पेड़ पौधे किधर झुके हुए हैं, इधर की ओर झुके हुए हैं। यानी हवाएं इधर से इधर की ओर चल रही है। किस रूप में, क्षैतिज रूप में। तो क्षैतिज गतिमान वायु को ही क्या कहेंगे, हम पवन कहेंगे। बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि पवन किसे कहेंगे, क्षैतिज गतिमान वायु को ही पवन कहते हैं। वायुमंडलीय दाब ये निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर बैठेगी और कब नीचे बैठेगी। ये किससे निर्धारित होता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब से निर्धारित होता है। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनः वितरण करती है। हमने ये पढ़ा कि जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर पवनें चलेगी। यानी यदि कोई ठोस पिंड गर्म है और पास की कोई चीज़ है तो वहाँ पे भी उष्मा का स्थानांतरण होगा। हमने आर्द्रता के बारे में ही पढ़ा, यानी प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हमने क्या किया, आर्द्रता कहा। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान क्या बना रहता है, स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता है, जिससे बादल बनते हैं और क्या होती है, वर्षा होती है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा धरातलीय भाग है। इस धरातलीय भाग क्या हो रहा है, ये धरातलीय भाग गर्म हो रहा है। जब ये भाग गर्म हो गया, यहाँ से ये भाग गर्म होने पे क्या होगी, ये स्थलीय भाग है और ये समुद्री भाग है। इस समुद्री भाग से जब यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठेगी तो अपने साथ क्या लाएगी, वाष्प साथ लाएगी, वाष्पीकरण। और जैसे ही ये भाग ऊपर उठेगा, ऊपर उठने पे इसमें क्या होगा, संघनन होगा। संघनन होगा यानी कहने मतलब जैसे ही वायु ऊपर उठेगी तो ऊपर उठती वायु का तापमान क्या होगा, गिरेगा, कम होगा। और जब कम होगा तो उसमें संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी। संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी तो जो वाष्पीकृत भाग है, वाष्पीकरण वाला भाग है, वो ठंडा होके किसमें बदल जाएगा, बादलों के रूप में निर्माण होगा। और इन्हीं बादलों से क्या होती है, इन्हीं बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है, यानी रेनफॉल होता है। वायुमंडलीय दाब देखो, हमारा शरीर भी वायुदाब से प्रभावित होता है। हम जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ेंगे वायु विरल होती जाएगी और सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो कहने का मतलब यानी ऊंचे भागों पे वायुदाब क्या होता है, कम होता है। हम जैसे ही ऊंचाई पे, यदि कहीं पे हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो, किसी चोटी पे चढ़ना हो, किसी पहाड़ पे चढ़ना हो, तो वहाँ पे ऊपर जाने पे वायु क्या होगी, विरल होगी और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के बाहर को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। किसे कहेंगे, वायुमंडलीय दाब। यानी 1 इकाई क्षेत्रफल के, यानी यह इकाई क्षेत्रफल है कि वायु के स्तंभ के बाहर को, यहाँ पे वायु के स्तंभ का कितना बाहर हो रहा है, इसे हम वायुमंडलीय दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे वायुमंडलीय दाब कहेंगे। और यह वायु दाब किस में मापा जाता है, यह वायु दाब मिली बार में मापा जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है कि वायुमंडल दाब मापने की इकाई बताइए। तो वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई क्या होती है, मिलीबार होती है। और ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट यंत्र दिखा रखा है, ये क्या है,
वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, इससे ये मिली बार के अंतर्गत। 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम बल के बराबर होता है। अब 1 मिली बार कितना होगा? अभी हमने क्या देखा, 1 इकाई क्षेत्रफल पे वायु के स्तंभ को बाहर, तो 1 मिली बार कितना होगा? 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम बल के बराबर होता है 1 मिली बार। इसकी वायुदाब की खोज किसने की? वायुदाब की खोज सर्वप्रथम क्यूरिक ने 1651 में की। बच्चों ये नोट कर लीजिए, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यानी आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, फिर भी आपको इससे संबंधित सभी सूचनाओं से अपडेट करते हुए पढ़ाया जा रहा है। तो आप यह भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि वायुदाब की खोज सर्वप्रथम किसने की सर्वप्रथम खोज? क्यूरिक ने 1651 में की। समुद्र तल पर औसत वायु दाब 29.92 इंच यानी 29.92 इंच। इन लाइन में से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपकी लोकल एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब लिखो, यदि इंच में हो तो 29.92 इंच, यदि सेंटीमीटर में हो तो 76 सेंटीमीटर पारे के समतुल्य, यदि मिलीमीटर में हो तो 7601 मिलीमीटर, यदि मिलीबार में हो तो 1013.25 मिलीबार, और यदि पाउंड में हो तो 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच या 1.34 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, यानी अलग अलग इकाई में आपको क्या दिखाया गया है? वायुदाब दिखाया गया। यदि क्या पूछा जाए इंच में तो 29.92 इंच, यदि मिलीमीटर में पूछा जाए तो 7601 मिलीमीटर, यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 76 सेंटीमीटर पारे के समतुल्य, यदि मिलीबार में पूछा जाए तो 1013.25 मिलीबार, यदि पाउंड 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच में, और 1.34 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर में होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायुदाब क्या होता है? अधिक होता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी, यानी ये क्या है? मरकरी बैरोमीटर है, पारद वायुदाब मापी है, अथवा निदर्व बैरोमीटर, ये आपका एनेरॉइड बैरोमीटर है, का प्रयोग किया जाता है वायु दाब को मापने के लिए। किस किस का? इसका मरकरी बैरोमीटर, इसे मरकरी बैरोमीटर कहते हैं, और इसे एनेरॉइड बैरोमीटर कहा जाता है। वायुदाब मापने के लिए इन दोनों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। हम जैसे ही ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुदाब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यही भिन्नता ही वायु में गति का कारण है। इसलिए पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलती है। इस डायग्राम के द्वारा आपको दिखाया गया कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वायु दाब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये आपका बिल्कुल क्या है? सरफेस है, धरातल है। इस धरातल पे देखिए, यहाँ पे आप 0 डिग्री अल्टीट्यूड ऊंचाई, यहाँ पे 0 डिग्री वायुदाब। आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे वायुदाब क्या हो रहा है? इतना वायुदाब है। कितने पे? 10 किलोमीटर पे। 20 किलोमीटर पे जाओगे तो आपको 50 मिलीबार वायुदाब मिलेगा। इस पे जाओगे तो आपको 25 मिलीबार। 30 किलोमीटर के आसपास आपको 10 मिलीबार, फिर 35 पे आपको 5 मिलीबार और 50 पे आपको 1 मिलीबार वायुदाब मिलेगा। कहने का मतलब यानी वायुदाब ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है? ऊंचाई के साथ घटता जा रहा है। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता, यानी हम 2 प्रकार से वायुदाब पढ़ेंगे। एक हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर, एक वर्टिकल एयर प्रेशर। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप में वायुदाब और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रूप में वायुदाब। तो पहला देखते हैं वर्टिकल। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता
वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। कितनी होती है? 10 मीटर की ऊंचाई पे आप जाओगे तो कितना मिलीबार कम हो जाएगा? 1 मिलीबार वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। आप जैसे जैसे अलग अलग परतों में जाओगे, वायुमंडल की जो परतें आपने पढ़ी थी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर, यानी सौमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल, यानी उनमें अलग अलग दर से घटता है। इस टेबल के द्वारा आपको दिखाया गया है। यानी समुद्र तल पर अभी हमने चर्चा की वायुदाब कितना था मिलीबार के अंदर, हमने उसमें तो अलग अलग चर्चा की थी। मिलीबार में भी देखा, मिलीमीटर में भी देखा, सेंटीमीटर में भी देखा, पाउंड में भी देखा, इंच में भी देखा, 1 वर्ग प्रति सेंटीमीटर में भी देखा। मगर यहाँ कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? मिलीबार में कर रहे हैं। देखो वायुदाब यदि समुद्र तल पे हमने देखा था 1013.25 मिलीबार था। कहाँ पे? समुद्र तल पे। क्या? वायुदाब किसके अंदर? मिलीबार के अंदर। और यहाँ पे हमने टेम्परेचर, यदि पृथ्वी का औसत तापमान देखें तो हम देखते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में 15.2। जैसे ही हम 1 किलोमीटर पे जाएंगे, हमने क्या कहा? 10 मीटर की ऊंचाई पे कितना मिलीबार कम हो रहा है? 1 मिलीबार कम हो रहा है। तो हम 1 किलोमीटर पे गए तो वायुदाब मिलीबार में घट के कितना रह गया? 898.76 मिलीबार रह गया। यानी तापमान में भी क्या आ रही है? कमी आ रही है, 8.7 रह गया। हम 5 किलोमीटर पे जाएंगे तो वायुदाब कितना रह गया घट के? 540.48 मिलीबार रह गया। और तापमान किस में चला गया? -17.3 में। ये सभी की सभी चर्चा किस में हो रही है? सौमंडल की। क्योंकि हमने अलग अलग परतों की अलग अलग ऊंचाई को जाना, उनमें तापमान को देखा। हमने पढ़ा था कि हमारे 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसे हमने सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहा था। इसके अकॉर्डिंग ये तापमान क्या हो रहा है? घट रहा है। 10 किलोमीटर पे जाएंगे तो वायुदाब जो मिलीबार में कितना रह जाएगा? 265 मिलीबार रह जाएगा। वहीं पे तापमान घटकर कितना हो जाएगा? -49.7 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा। तो ये हुई वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। क्यों होती है? जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब में इस प्रकार से कमी आती जाती है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होता है। दाब प्रवणता क्या होता है? यानी एक स्थान पे वायुदाब का दूसरे स्थान पे वायुदाब में जो अंतर पाया जाता है उसे कहते हैं दाब प्रवणता, एयर प्रेशर ग्रेडियंट। ये क्या कह रहा है कि क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होता है। कौन सा? ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता। इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से ये संतुलित हो जाती है। अर्थ ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। यानी जिस प्रकार से ऊर्ध्वाधर पवनें चलती है उनकी दाब प्रवणता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से ये संतुलित हो जाती है। इसलिए जो इस प्रकार की जो ऊर्ध्वाधर पवनें होती है वो कम चलती है, कम शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली नहीं होती। वीक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वायुदाब का क्षैतिज वितरण, यानी हमने क्षैतिज पवन को ही क्या कहा था? क्षैतिज वायु को ही पवन कहा था। तो हम देखते हैं क्षैतिज दाब, वायुदाब। पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पे खींची गई समदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। बच्चों नोट कर लीजिए कि समदाब रेखाएं क्या होती है? यानी समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी? समदाब रेखाएं कहलाएगी। इसी प्रकार की एक टर्म, यानी एक वर्ड पहले भी यूज किया था
जिसको हमने कहा था समताप रेखाएं। समान तापमान को मिलाने वाले स्थानों पे जो रेखाएं खींची जाती है उसे हमने समताप रेखाएं कहा था, आइसोथर्म कहा था। इसी प्रकार समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जो खींची जाती है उन्हें समदाब रेखाएं कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें आइसोबार लाइंस कहा जाता है। बच्चों, समदाब रेखा न देकर एग्जाम के अंदर आपको दिया हुआ मिलता है आइसोबार। क्या मिलेगा? आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है समदाब रेखाएं, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। समदाब रेखाएं वह रेखाएं होती है जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, तो इन्हें क्या कहेंगे? समदाब या आइसोबार रेखाएं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर गठा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण किसके द्वारा दिखाया जाता है? मौसम मानचित्रों के द्वारा दिखाया जाता है। कौन से मानचित्रों के द्वारा? मौसम मानचित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। यहां देखो निम्न वायुदाब है 1014 मिलीबार, तो यहाँ निम्न वायुदाब, यहाँ पे बढ़ता हुआ वायुदाब है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ 1016, यहाँ पे 1018। इधर देखो आप, यहाँ निम्न वायुदाब है, यहाँ 1014 मिलीबार, यहाँ पे 1016, 1018। यहाँ पे देखो उच्च वायुदाब है 1020 मिलीबार, और इसके चारों तरफ क्या है? समान वायुदाब वाली रेखाओं की रेखाएं खींची गई है, और ये पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हुई दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ उच्च से निम्न वायुदाब की ओर, इधर से इधर। तो ये हुई यानी अलग अलग वायुदाब की या समान वायुदाब की रेखाएं। यानी ये निम्न वायुदाब वाली है, यहाँ 1014 की है, फिर 1016 की है, फिर 1018 की है, तो इन्हें कहते हैं हम आइसोबार लाइंस। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। ये देखो निम्न दाब प्रणाली है, तो ये एक समदाब रेखाओं के द्वारा घिरी हुई है। यहाँ पे एक से और अधिक भी हो सकती है। तो ये है 1014 मिलीबार की लाइन, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। यहाँ पे देखो कैसा वायुदाब है? निम्न वायुदाब है। इसके बाद में यहाँ देखो उच्च वायुदाब होता जा रहा है, और यहाँ पे ये 1018 मिलीबार की रेखा है, उच्च वायुदाब की रेखा है। यहाँ पे उच्च वायुदाब बन रहा है, यहाँ पे भी उच्च वायुदाब बन रहा है। हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती है। ये उच्च दाब प्रणाली 1020 मिलीबार की, यहाँ पे भी एक क्या है? समदाब रेखाएं हैं, जिनके केंद्र में क्या हो रहा है? उच्च वायुदाब होता है। यानी जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है वह उच्च दाब प्रणाली वाली या उच्च दाब समदाब रेखा होती है। उसके चारों तरफ भी एक या एक से अधिक समदाब रेखाएं होती है। समुद्र तल पर वायुदाब का विषम वितरण, यानी अभी हमने चर्चा की, यानी क्षैतिज रूप से वायुदाब, ऊर्ध्वाधर रूप से वायुदाब। अब देखते हैं पूरे के पूरे जो समुद्र तल है उस पर वायुदाब का वितरण किस प्रकार से है। विषुवत वर्त के निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम को आप देखिए, इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ किस प्रकार से आपको ये दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देखोगे कि यह आपकी क्या है? ये आपकी 0 डिग्री है। क्या है आपकी? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? हम इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। यानी इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहेंगे। इस भूमध्य रेखा के पास में देखो आप क्या लिखा हुआ है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। किसकी है? निम्न वायुदाब की पेटी।
आपने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया था, यदि पिछले वीडियो आपने बच्चों ढंग से देखा है तो आपने उसमें ये चर्चा जरूर की थी कि यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। हमने यह भी चर्चा की थी कि तापमान और वायुदाब में भी उल्टा संबंध होता है। हमने यह भी चर्चा की कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान की प्राप्ति क्या होती है, अधिक होती है। यदि यहाँ पे तापमान अधिक है तो यहाँ पे वायुदाब क्या होगा, कम होगा। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद में हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चलते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या लिखा हुआ है, देखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। यहाँ पे कैसा दाब है, उच्च दाब की पेटी है। कौन से क्षेत्रों में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। किस प्रकार का तापमान, किस प्रकार का वायुदाब, उच्च वायुदाब है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। यहां से पौने गर्म होके क्या उठती है, ऊपर उठती है। यहाँ पे हमने ये भी चर्चा की थी कि हमारे पूरे ग्लोब पे 3 प्रकार के कोषों का निर्माण होता है, हेडली कोष, फेरेल कोष और ध्रुवी कोष। यानी यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर गर्म हवाएं उठेगी तो क्या होगी, ठंडी होगी। और जैसे ही वो ठंडी होगी तो क्या करेगी, नीचे बैठने की कोशिश करेगी। अभी चैप्टर के प्रारंभ में हमने यही चर्चा की कि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है या फैलती है और ठंडी होती है तो क्या होती है, सिकुड़ती है और नीचे बैठने की कोशिश करेगी। जब ये हवाएं, यहाँ ठंडी हवाएं नीचे बैठेगी तो ठंडी हवाओं का तापमान क्या होगा, ठंडी हवाओं का तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, उल्टा होगा। क्योंकि तापमान और वायुदाब में किस प्रकार का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। तो यहाँ पे ये पौने क्या हुई, नीचे उतरी, नीचे उतर के यहाँ पे ये बैठी तो यहाँ पे ठंडी पौने नीचे बैठेगी तो उनका तापमान कम, तो वायुदाब क्या होगा, अधिक। तो इसलिए इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। यानी यह 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री बीच का क्षेत्र है, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है। ऊपर देखो, ऊपर आपको लिखा हुआ है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और यह है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी निम्न वायुदाब की पेटी, यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब आप ध्रुवों की तरफ चलोगे तो यहाँ पे है पोलर हाई बेल्ट, यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ध्रुवों पे उच्च वायुदाब क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान की प्राप्ति क्या होती है, कम होती है। जब तापमान की प्राप्ति कम होगी तो अचानक वायुदाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध। तो यहाँ मिलेगी आपको ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो कहने का मतलब ये है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब की पेटी मिलेगी, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब की पेटी मिलेगी, उपध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब की पेटी मिलेगी और ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब की पेटी मिलेगी। इस प्रकार से हमने क्या किया, यानी विषुवत रेखा से लेके ध्रुवों तक हमने वायुदाब की पेटियों की चर्चा की। देखो, विषुवत वर्त के निकट वायुदाब कम होता है तो इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कहा गया। 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशु, यानी इसके पास में ये 30 डिग्री उत्तर
और ये 30 डिग्री दक्षिण, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा गया। किस प्रकार का क्षेत्र? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा गया। किनको? यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों को। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में हमने किसकी चर्चा की थी? उसमें हमने 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की चर्चा की। आगे चलो, पुण्य ध्रुवों की ओर चलते हैं तो 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां पाई जाती है, जिन्हें अधो ध्रुवीय निम्न दाब की पेटियां कहते हैं। यहाँ पे इसे अधो ध्रुवीय या उप ध्रुवीय सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहाँ पे? 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी। पहले चर्चा की हमने 0 डिग्री पे, फिर चर्चा की हमने 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण पे। विषुवत रेखा पे हमने निम्न दाब की पेटी देखी। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण पे हमने उच्च दाब की पेटी देखी। फिर हमने 60 डिग्री के पास उप ध्रुवीय क्षेत्र में निम्न दाब की पेटी देखी, लो प्रेशर की। फिर ध्रुवों की ओर 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुवों की ओर हमने उच्च दाब पेटी की चर्चाएं की। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है, इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। यानी यहाँ 90 डिग्री पे ऑटोमेटिक क्या होगा? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, तापमान की प्राप्ति कम होती है। तापमान की प्राप्ति कम होगी तो स्वाभाविक है यहाँ पे वायुदाब कैसा पाया जाएगा? यहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाएगा। ये वायुदाब पेटियां स्थायी नहीं है। स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही ये क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य क्या होता है? सूर्य यहाँ पे जैसे ही उत्तर की ओर शिफ्ट होता है तो ये वायुदाब की पेटियां खिसक कर कहाँ चली जाती है? उत्तर की ओर चली जाती है। कब? जब 21 मार्च के बाद में सूर्य कहाँ जाता है? उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर जाता है। जैसे ही सितंबर के बाद में 23 सितंबर के बाद में सूर्य कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आता है। जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आता है तो वायुदाब की पेटियां खिसक कर किधर आ जाती है? दक्षिणी गोलार्ध की ओर आ जाती है। यह बीच का क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का बीच का क्षेत्र कहलाता है ITCZ। TCZ बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स यानी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसे कहेंगे ITCZ। और इसे कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा डोल्ड्रम। क्या मिलेगा? डोल्ड्रम। सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ ही पट्टियां क्या होती रहती है? विस्थापित होती रहती है। यानी कभी सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो उत्तर की ओर चली जाती है वायुदाब पेटियां। सूर्य दक्षिण की ओर आता है तो वायुदाब पेटियां खिसक कर किधर की ओर आ जाती है? दक्षिण की ओर आ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर, ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर दिशा की ओर चली जाती है। अभी चर्चा की जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है यानी सूर्य किरणें 21 मार्च के बाद में सूर्य की स्थिति कहाँ चली जाती है? उत्तर की ओर। और 21 जून को सूर्य कहाँ चमकने लग जाता है? कर्क रेखा पे हो तो उधर वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पे पड़ती है तो उस समय शीत ऋतु होती है तो ये खिसक के वायुदाब पेटियां किधर की ओर आ जाती है? शीत ऋतु में दक्षिण की ओर आ जाती है। तो इस प्रकार से वायुदाब पेटियां का स्थानांतरण होता रहता है। ये आपको जनवरी की समदाब रेखाएं एक विश्व के मानचित्र पे दिखाई गई है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी जनवरी और जुलाई की इसी प्रकार की चर्चाएं हमने पिछले चैप्टर में जनवरी और जुलाई की समताप रेखाएं देखी थी, जो हमने चर्चा की थी। कभी वो महासागरों में उत्तर की ओर, महाद्वीपों पर नीचे की ओर आ गई थी। इसी प्रकार की चर्चा हम जनवरी और जुलाई की समदाब रेखाओं के द्वारा भी
करेंगे। यानी ये अलग अलग वायु दाब की वो क्या दिखा रखा है आपको, अलग अलग आइसोबार लाइंस दिखा रखा है। यानी ये 3010 की मिलीबार रेखा है, ये 2960 की मिलीबार की रेखाएं, यानी ये समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं हैं। ये वायुदाब प्रणालियां विकसित हो रही है। नीचे की ओर आप दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण उसी प्रकार से समदाब रेखाएं भी इनके समानांतर दिखाई गई है। तो ये है आपकी जनवरी की समदाब रेखाएं और ये है आपकी जुलाई की समदाब रेखाएं। यानी यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है, उच्च वायुदाब केंद्र बना हुआ है। उच्च वायुदाब केंद्र के चारों ओर फिर ये समदाब रेखाएं दिखाई गई है, ये समदाब रेखाएं दिखाई गई। यानी पूरे विश्व पे यहाँ उच्च वायुदाब बना हुआ है, यहाँ उच्च वायुदाब बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। इस प्रकार से उच्च वायुदाब के केंद्र पूरे विश्व पे बने हुए हैं और उनके चारों तरफ समदाब रेखाएं खींची गई है। ये सभी की सभी समदाब रेखाएं क्या होती है, समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर 10 के पार्ट 1 में वायुमंडलीय दाब के बारे में अच्छी तरीके से जाना। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पे अलग अलग इकाइयों में कितना कितना होता है। वायुदाब की भिन्नता को पढ़ा, जिसमें हमने क्षैतिज वितरण देखा, उसका हमने ऊर्ध्वाधर वितरण देखा और समुद्र तल पे वायुदाब की भिन्नता को भी हमने देखा, जिसको हमने पूरे विश्व को हमने 4 पेटियों के अंदर विभाजित किया। विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, सेकंड उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, थर्ड उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और फोर्थ ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी के बारे में पढ़ा। उसमें हमने अलग अलग पेटियों को अलग अलग अक्षांश रेखाओं के द्वारा निर्धारित किया। विषुवतरेखीय निम्न दाब वायुदाब पेटी को 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी को 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के द्वारा, आगे चल के हमने उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी को 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के द्वारा निर्धारित किया और अंतिम व चौथी पेटी जो हमने 90 डिग्री उत्तरी व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हमने ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों को जाना। उन वायुदाब की पेटियों का हमने स्थानांतरण देखा, विस्थापन देखा। जिस प्रकार से सूर्य अपने उत्तरी गोलार्ध में स्थिति बनाता है तो ये वायुदाब पेटियां खिसक के उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है और जैसे ही सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में आती है, सीधी पड़ने लग जाती है, तो वायुदाब की पेटियां खिसक के दक्षिणी गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाती है। इसके बाद में हमने जनवरी और जुलाई की समदाब रेखाएं विश्व मानचित्र पे देखी। तो बच्चों, मुझे आपसे पूरी विश्वास है, उम्मीद है और यही आशा रखता हूं कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद में वायुदाब के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वायुदाब से संबंधित सभी प्रकार के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि वायुदाब क्या होता है, किसमें मापा जाता है, किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, कितना कितना वायुदाब होता है। यदि जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा सुनिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर इसको चिंतन मनन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और देखते रहिए। आप इसी प्रकार से अपने वीडियो को बार बार पॉज करके सुन के बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पार्ट 2 में हमने पवन की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें घर्षण बल है, भूविक्षेपी पवन है, कोरियालिस बल है, मौसम प्रणालियां है, स्थानीय पौने हैं, इन सभी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।